अभी हम ये सत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं एंड दिस सेशन is the title of the session is climate change and lifestyle for environment and water. जैसा कि आप जानते हैं that government of India has announced the life mission and which is operational under the umbrella of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. And this life mission, in fact, this life mission is a way of living based on Indian environmental traditions and conservation practices. जो हमारी पुरानी भारतीय परंपरा है और जो हमारा पर्यावरण के ऊपर प्रेम है, उसको ध्यान में रखते हुए इस लाइफ मिशन की परिकल्पना की गई है। आज ये सेशन लाइफ मिशन को दृष्टिगत रखते हुए इसकी परिकल्पना की गई है। आज इस सत्र के इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर आर कृष्णन, डायरेक्टर IITM पुणे। मेरा निवेदन है डॉक्टर कृष्णन से कि प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर आर कृष्णन, ही इज डायरेक्टर ऑफ Indian Institute of Tropical Meteorology and Pune. It is this institute is in Pune, and they are doing a focused research on tropical meteorology. हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं हमारे अध्यक्ष जी का आप प्लीज ताली बजाकर स्वागत करें। इस सत्र के दूसरे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर गजानन डांगे। आप जानते हैं डॉक्टर गजानन डांगे जी का बहुत बड़ा योगदान था G20 के विषय G20 की जो अवधारणा थी एनवायरनमेंट को लेकर, उस पर आपका बहुत अच्छा काम किया गया है। तो हमारे डॉक्टर गजानन डांगे जी एक सामाजिक संस्था है योजक, उसके प्रेसिडेंट हैं और राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप बहुत सारी समितियों के सलाहकार हैं और शासन को इस क्षेत्र में काफी मदद करते हैं। हमारे अगले पैनलिस्ट हैं डॉक्टर JR भट्ट। डॉक्टर JR भट्ट जो मेंबर CEC हैं और आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट में आपका काफी योगदान रहा है इन विषयों को आगे रखने के लिए, इन विषयों पर फोकस करने के लिए। ही हैज डन अ वेरी गुड जॉब एंड दैट डॉक्टर भट्ट इज अमंग अस एंड ही विल बी आवर पैनलिस्ट फॉर दिस सेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा सेशन है लाइफ मिशन से प्रेरित है और लाइफ मिशन के जो कंपोनेंट हैं दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन, देन वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, particularly e-waste
and of course that avoiding single-use plastic and healthy lifestyle. So these are the components of our life mission, and our panelists will address on this issue and will tell you about the status and what is to be done. ये लाइफ मिशन सिर्फ एक सरकार की परिकल्पना या अवधारणा नहीं है, ये हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि हम इन लाइफ मिशन के जो उद्देश्य हैं उनको मानकर आगे चलें। और अब इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर मनीषा खड़दकर, आप कृपया आएं और हमारे अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णन का स्वागत करें। मेरा आग्रह है डॉक्टर विलास कुलकर्णी जी से कि आप आएं और डॉक्टर गजानन डांगे जी का स्वागत करें। आप इधर से भी। जरा ताली बजाकर स्वागत करें आप भी। हमारे सामने इस देश की बड़ी विभूतियां हैं जिन्होंने एनवायरनमेंट के ऊपर अपना पूरा जीवन खपाया है। अब मेरा निवेदन है डॉक्टर वैभव बीजापुरकर को आप प्लीज डॉक्टर जे.आर. भट्ट का स्वागत करें। अब मेरा निवेदन है आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर कृष्णन से कि आप अब इस मंच को संभालें और आगे की प्रक्रिया को आप प्रारंभ करें। डॉक्टर कृष्णन। Good morning, Dr. Shukla ji and all my co-panelists, Dr. Gajanan Dange ji, Dr. J.R. Bhatt ji, and all the eminent dignitaries, Dr. Shekhar Mande ji, Dr. Satish Shenoy ji, and all the esteemed. You can sit and No, sir, I will stand here, no problem. And all the esteemed dignitaries, good morning to all of you, namaskar. And it's a great honor and privilege, my privilege to be a panelist, co-panelist on this important session, climate change, lifestyle for environment and water. Basically, I want to focus on the water, climate change, water, and the science aspect and the science of climate change and how it is affecting the water cycle. And I will focus on the Indian monsoon, which is a very important component of the water cycle, and how the climate change has been affecting the monsoon and the water cycle, and some recommendations, some thoughts in my mind I will just share with you. We know now that the global temperature of the earth has increased by almost, in 2023, the global mean average temperature was almost 1.4 degrees above the normal, above the pre-industrial climatic normal. So the temperature globally has been warming,
And we also know that this cannot be explained only by natural variations. So this trend has been happening for the last several decades, this warming trend in the global mean temperature. This is mainly due to the increase in the concentration of the atmospheric greenhouse gases, mainly carbon dioxide, also methane and nitrous oxide. These are the main greenhouse gases that has led to this warming. Of course, there are year-to-year variations in the global mean temperature that can happen due to the natural variations in the climate system. For example, if there is a El Nino, a large region of the central and eastern Pacific, it's a very large area, can become anomalously warm, about 3 to 4 degrees. And so the global mean temperature can also increase. But the trend that we are seeing, or if there is a volcanic eruption, big eruption like Pinatubo or Krakatoa or Tambora, a lot of aerosols, particulate matter, sulfate, and they can go into the stratosphere. They can stay there for couple of years. And so the aerosols, they can block the incoming solar radiation. It can reduce the temperature increase. But these are episodic events. So when we look at the long-term trend that we are seeing, that is mainly because of the human activities, because of the increase in the carbon dioxide concentration, other greenhouse gases. And these greenhouse gases, they tend to trap the infrared radiation emitted by the planet. Because the sun, basically the sun is the main driver of our source of energy. And so actually the solar energy is what sustains the life. So when we look at the motto of India Met Department, it says Adityat Jayate Vrishti. So sun makes rainfall. So people have recognized this long back, that sun is the main driver. And and people have been relying on the solar energy for all their activities, for their lifestyle, for all the socio-economic activities. And of course, the incoming solar radiation can vary due to natural variations in the Sun-Earth orbital parameters. And we know about 20,000 years ago, it was known as the last glacial maximum. So the Sun-Earth orbital parameters were such that the solar radiation was minimum at that time, reaching the Earth's surface, and the Earth was covered with a lot of snow. It was dominated by snow. And later on it started warming up slowly. And by 10,000 years, the last 10,000 years, we call it as the Holocene. And 6,000 years back, we know that the solar radiation was maximum in the northern hemisphere. This is because of the precision of the Earth. The configuration was such that the maximum solar insolation was there in about 6,000 years before. And this we call it as the mid-Holocene period. So there is evidence at that time that the rainfall, the monsoon rainfall was very favorable. The Indian monsoon, also the West African monsoon were very big. Even the East Asian monsoon, they all had abundant rainfall. And many civilizations flourished, including this Indus Valley civilization. So the solar energy, when you have an abundance of solar energy, it is favorable. There is more evaporation from the surface, more water vapor. So it tries to favor a good monsoon. So now what has happened is, on the one hand, we have introduced these greenhouse gases due to human activities, which are trying to absorb the long wave radiation emitted by the Earth and warm the planet. They are increasing the warmth of the planet. And because of this temperature increase, we are seeing extreme weather conditions. We are seeing heat waves. This year also, many parts of India, we experienced very severe heat wave conditions. And also extreme rainfall. Droughts are becoming strong. Many droughts are becoming more severe. So what is happening? The greenhouse gas effect, although it tries to, because of the increase in the moisture, because we know that with every 1 degree warming, the water vapor in the atmosphere increases by about 7%. So as the temperature increases, the water vapor increases, and
So there is going to be more heavy rainfall, localized rainfall, and that we are already experiencing. We are not getting the very gentle monsoon rains. So there are a lot of variability in the monsoon rainfall and very intense localized rainfall, like 20 centimeters in a day or 30 centimeters, 40 centimeters in a day. But the seasonal mean rainfall is not increasing. So the extremes are increasing. Likewise, the droughts are becoming more serious in some parts of the world, not everywhere. The tropical cyclones are getting stronger, and the oceans, which are absorbing a lot of heat, the sea surface temperature has gone up and the sea level has risen. In addition to that, the snow and ice sheets are melting, glaciers are melting. Even in the Himalayan region, many of the glaciers they have lost their mass, and so they are also contributing to the sea level rise, global sea level rise. So this is going to become, as the weather is going to get more and more extreme in future with warming, their impacts are also going to become severe. And the projections are that the Arctic sea ice cover may it's decreasing very fast in the northern hemisphere, Arctic ice, and practically it may be ice free by 2050 or so. So many times in a year. I'm not totally all through. There will be some times in a year where Arctic will be practically ice free. So the situation is not really good. So the water cycle is getting affected. The oceans are getting warmer. Sea level has risen. So when when the storms are getting intensified, the coastal areas are going to be affected because of the impact, the inundation of the water and flooding. So flooding is going to become a very big, major problem. And not only coastal areas, even the inland areas, regions in the Himalayas, extreme rainfall and flooding is going to become a big problem. But also, in addition to the greenhouse gases, our own emission of anthropogenic aerosols. When I say anthropogenic, that is due to human activities like sulfate and nitrates and even the organic carbon. And so we have also added a lot into the atmosphere. And these aerosols are they are short-lived compared to the greenhouse gases. For example, carbon dioxide has a lifetime of about 300 years. It stays there for a very long time. So the greenhouse gas warming is going to stay. But aerosols are more short-lived, and also they are regionally varying. One of the impact is, of course, in India we have the air pollution problem. Winter time we have severe problem in Delhi, NCR. It affects the health, it affects, it leads to respiratory problems. It poses a lot of health hazards. In addition to that, aerosols can also affect climate. And they have had a big impact on the monsoons. So what we understand is, it's not just the aerosol over India, or it is in general. I'm telling the northern hemisphere, the aerosol emissions, they increased after the 1950s, or from North America, from Europe, from Asia, also from India. And these aerosols, they counter the greenhouse gas warming, because they scatter the radiation, incoming solar radiation, and also some of the aerosols can also absorb the radiation, incoming solar radiation. So they try to kind of cool, they have a cooling impact, they have a negative impact in terms of the temperature. They try to reduce the temperature, but they have a big other impact. So aerosols have kind of offset the global warming to some extent. If the aerosols were not there, the global mean temperature by now we would have easily exceeded 1.5 degrees. So they have offset by about 0.4 degrees in the last 50 years or so. But their hydrological impacts are much more worrisome, because once you reduce the incoming solar radiation, you are also going to reduce the evaporation from the ocean. And some of the aerosols, they are mostly confined in the lower boundary layer, and in the first 2 to 3 kilometers of the atmosphere. So when they trap the incoming solar radiation, they can warm the boundary layer, whereas the surface is much cooler. So you are trying to increase the atmospheric stability, and this can weaken the circulation. It can weaken the monsoon circulation, for instance.
So aerosols we know now from the scientific studies that aerosols have kind of reduced the monsoon precipitation significantly in the last 5 to 6 decades. So although global warming has been happening, which tries to increase the rainfall, the aerosols have kind of counteracted that. So, and now with reductions in the aerosol, the good thing is, and with continuation of global warming, because global warming is going to stay there, we can expect that the monsoons will improve in the future. So one possible recommendation is that because decarbonization is going to take a long time, it is not a short-term policy. Short-term, it's going to be very difficult, because these greenhouse gases are also emitted by many advanced countries in the past, and their lifetime is very long. So we have to follow decarbonization strategy. Definitely, it is good. But countries like China and US, and they are going aggressively, they have to reduce it first. But for our own benefit, in terms for the water, in terms of the monsoon, we should reduce if we can reduce the air pollution. Already many countries are doing it, and that is possible. We can take steps to reduce the air pollution. It will be important for our health. There are health benefits, and there are also the water cycle is going to improve, the monsoon is going to improve. So that is one of the recommendations that I can think from a scientific point. And we also see that extreme rainfall is increasing. That is a big worrisome, because heavy rainfall happens locally and it leads to flooding, and those events are becoming more frequent. Not only in frequency, even the intensity of these events are getting stronger, and they lead to flooding. Urban areas, urban flooding is becoming a big issue. So to deal with that, we have to really improve our early warning systems, and the models are already improving, because about 20 years back, prediction of a tropical cyclone was a big issue. I still remember the Orissa super cyclone 1999, when tens of thousands of people died. But now the recent advances in the weather prediction, in the data assimilation, we are having new data sets which are being assimilated in the weather models. Our prediction skill of the tropical cyclone has significantly improved. And also there are mitigation measures, the interaction of the government with the state governments, their preparedness in terms of preparedness and emergency response when there is a cyclone, that has tremendously improved. And when we had the Philene cyclone in 2014, the number of lives that were lost were in the order of, it was a single-digit number or a two-digit number compared to what was there in 99 of tens of thousands. So definitely in terms of tropical cyclone prediction and reducing the loss of lives, we have made enormous progress scientifically, and we are seeing that, and it is in India and also globally. So that's a thanks to the science and technological advances. But heavy precipitation is still a problem, and heavy precipitation and flooding, and that is one area we need to still improve on the models. We need to have higher resolution models, more observations, how to improve them, and how to improve the physical parameterizations in the model, how to improve the representation of clouds, deep convection. So many scientific challenges are there. But I'm sure and now there are new emerging technologies like artificial intelligence and machine learning, which are data-driven techniques. So with more and more observations becoming available, I see that there is, in the future, we are also going to do well in terms of improving the prediction of extreme rainfall events. And we have to develop measures, we have to curtail the air pollution, there is no doubt, because to improve the monsoon rainfall. And we have to employ water conservation methods. And so lifestyle practices are going to be very, very important in terms of our food, and go for drought-resistant crops like millet. And so lifestyle is going to be very, very important. And I think there is a lot of knowledge in the Indian system, and we have to use that for the global good and for the good of our own country and for our economy and for protecting our water resources. With these few words, I think I will stop here. I don't know if I have exceeded my time.
Thank you very much, sir. Thank you. हमारे इस सत्र के पैनलिस्ट हैं डॉक्टर गजानन डांगे। डॉक्टर गजानन डांगे जी एक योजक नाम की संस्था है राष्ट्रीय स्तर पर, उसके अध्यक्ष हैं और डॉक्टर डांगे जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस लाइफ मिशन के ड्राफ्ट को तैयार करने में। G20 की जो अवधारणा थी उसके ड्राफ्ट को तैयार करने में, साथ ही साथ C20 की जो रिकमेंडेशंस थी उनको तैयार करने में आपका बड़ा योगदान था। तो मेरा निवेदन है डॉक्टर गजानन डांगे जी से कि प्लीज अपनी बात रखें। इस सत्र के माननीय अध्यक्ष महोदय और यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, महानुभाव, सभी को सादर प्रणाम। हम सब लोग जानते हैं कि पिछले वर्ष जो G20 की अध्यक्षता भारत में हुई, उस अध्यक्षता के समय में जो C20 नाम का एक एंगेजमेंट ग्रुप है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, पूरे 20 देशों की इसमें चर्चा करते हैं। उस एंगेजमेंट ग्रुप में पहली बार ये विषय आया, पर्यावरण सम्मत जीवन शैली, और ये वर्किंग ग्रुप भी पहली बार G20 के अंतर्गत तैयार हुआ। C20 की अपेक्षा ये है कि विश्व के जितने भी सिविल सोसाइटीज है, सामाजिक संस्थाएं हैं, समाज के विभिन्न वर्ग के लोग हैं, ये लोग अपनी भूमिका क्या रखते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ये G20 की प्रक्रिया में एक पॉलिसी ब्रीफ तैयार करना होता है। उस पद्धति से इसमें सारी बातों को संकलन करना होता है। भारत की अध्यक्षता के समय में C20 के इस प्रक्रिया में, वर्किंग ग्रुप में 14 विषयों पर चर्चा हुई। उसमें ग्रास रूट इनोवेशंस इस विषय पर चर्चा हुई, फूड विषय पर चर्चा हुई, वेस्ट विषय पर चर्चा हुई, वाटर विषय पर चर्चा हुई, इंडिक विजडम इस विषय पर चर्चा हुई, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस इस विषय पर चर्चा हुई, इंडस्ट्री के साथ चर्चा हुई। इस प्रकार से 14 विभिन्न प्रकार के विषय समाज के लोगों के सम्मुख रखे गए थे। और आप ये भी जानेंगे, आपको आनंद होगा कि जो भी वर्किंग ग्रुप की पूरी प्रक्रिया भारत में और भारत के बाहर चली, इसमें सबसे अधिक कंसल्टेशन, सबसे अधिक चर्चाएं लाइफ विषय की हुई। उसमें भारत के बाहर से 15 देशों ने भी, वहां की सामाजिक संस्थाओं ने भी सहभाग लिया और एक बहुत सुंदर संकलन प्रस्तुत किया गया। और आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि भारत का जो मूल चिंतन, इसका आधार बनाया गया, दिल्ली डिक्लेरेशन जो G20 के राष्ट्र प्रमुखों का हुआ, उस दिल्ली डिक्लेरेशन में भी इस C20 के एनवायरमेंट लाइफ विषय की प्रस्तुतियों को सम्मिलित किया गया है। जो मुख्य रूप से इसका सार है कि भारत के लोग इस विषय को कैसे देखते हैं। गांव के किसानों से लेकर धर्माचार्यों तक ऐसे विभिन्न लोगों की राय इसमें जानी गई। विभिन्न देशों के स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी एक बात को आगे रखा। भारत में ये मान्यता रही कि केवल ये छोड़ो, वो छोड़ो, प्लास्टिक बंद करो, पानी का उपयोग कम करो, ये एक्टिविटीज के ऊपर की चर्चा बहुत ज्यादा चल रही है। समाज की मान्यता ये थी कि ये विषय 2 बातों से देखना चाहिए। सबसे प्रमुख बात है कि पहले जीवन दृष्टि की चर्चा होनी चाहिए।
और जीवन दृष्टि के आधार पर जीवन शैली की चर्चा होनी चाहिए। ये मुद्दा बहुत अहम चर्चा में रहा, क्योंकि बाहर के लोग भी इंडिक विजडम और इस प्रकार की भारतीय जीवन दृष्टि को जानना चाहते थे कि भारतीय जीवन दृष्टि पर्यावरण सम्मत जीवन शैली को कैसे प्रस्तुत करती है। तो बहुत अच्छी चर्चा हुई, और इस जीवन शैली के आधार पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो शाश्वतता की चिंता अलग से करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस मंथन के आधार पर कुछ बिंदुओं की चर्चा हुई कि जब जीवन दृष्टि की चर्चा करनी है, जीवन शैली की चर्चा करनी है, तो समाज के सभी अंगों में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा आनी चाहिए। उसमें एक बिंदु था कि हम लोगों ने वननेस की कल्पना को बहुत स्वस्थ और स्वच्छ तरीके से समाज के सम्मुख रखना चाहिए कि भारत की पंच महाभूतों के तरफ देखने की कल्पना क्या है, और आज के समाज जीवन में भी इस विषय के ऊपर और बल देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह विषय हमारी विस्मृति में चला गया है। एक विषय था जो विनोबा जी भावे ने भी बहुत अग्रक्रम से रखा था कि स्वावलंबन और परस्परावलंबन, इस संकल्पना को बहुत स्पष्ट रूप से चर्चा में लाना चाहिए। एक बिंदु आया था कि विविधता का सम्मान करने की जो भारत की कल्पना है, प्रकृति के अंगों को, उसकी विविधता को मान्यता देने की जो कल्पना भारत के चिंतन प्रक्रिया में है, तो इस विविधता की सम्मान करने की बातों को भी बहुत बढ़ चढ़कर पॉलिसी ब्रीफ में रखना चाहिए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो केवल G20 और C20 के प्लेटफॉर्म पर नहीं, ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर भी चर्चा में आई थी कि जीवन शैली की बात करनी है तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत की अपरिग्रह की कल्पना को सबके सम्मुख रखना, भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी, कि इस सारी समस्याओं की जो जड़ है, जो व्यक्तिगत जीवन शैली जीते समय अपरिग्रह के आधार पर हम लोग कैसी जीवन शैली जी सकते हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। एक बिंदु और आया था कि हम लोगों ने पर्यावरण सम्मत जीवन शैली की चर्चा करते समय विकेंद्रीकरण की भारत की कल्पना को आगे बढ़ाना चाहिए। जब तक हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की कल्पना को बढ़ चढ़कर नहीं मानेंगे, तब तक ये जीवन शैली से संबंधित बातें बदलने में आसानी नहीं होगी। और दो बिंदु थे जिसकी भारत के बाहर के भी कुछ लोगों ने आग्रहपूर्वक प्रतिपादन किया। एक था कि संसाधनों को कमोडिटी के तौर पर नहीं देखना चाहिए, और संसाधनों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का भाव कैसे समाज जीवन में विकसित होगा। ये जो अपनी भारत की विशेष परंपरा है कि हम नदियों को माँ कहते हैं, गाय को माँ कहते हैं, पर्वतों को पिता कहते हैं, इस प्रकार से श्रद्धापूर्वक रिश्ता बनाने की जो कल्पना है, इस बात के ऊपर हमने समाज जीवन में बढ़ चढ़कर हिस्सा रखना चाहिए। कोलंबिया से जो मेरे साथ में एड्रियाना नाम की एक सहयोगी कार्यकर्ती पूरे विश्व का कोऑर्डिनेशन देख रही थी, उन्होंने वहाँ के कोगी कम्युनिटी की एक बहुत सुंदर फिल्म इस पूरी प्रक्रिया में तैयार की थी। वहाँ की कोगी कम्युनिटी भी ये बात को बढ़ चढ़ कर रखना चाहती है कि जल के ऊपर केवल मानव के अधिकार की चर्चा नहीं होनी चाहिए, प्रकृति के समस्त जीव जंतुओं का भी जल के ऊपर उतना ही हिस्से पर अधिकार है। उस समग्रता की बात को कोगी कम्युनिटी ने बहुत बढ़ चढ़ कर इस सारी प्रक्रिया में रखा था कि केवल अधिकारों की चर्चा नहीं होनी चाहिए, कर्तव्यों के ऊपर आधारित प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए। जब ये सारा पॉलिसी ब्रीफ तैयार हो रहा था तो ये पॉलिसी फ्रेमवर्क की भी चर्चा करता था। आज ग्लोबली एक गोल बेस्ड फ्रेमवर्क की चर्चा चलती है। हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग एक SDGs की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, पूरा विश्व फॉलो करता है। वो एक गोल बेस्ड फ्रेमवर्क है, और जब सारे समाज के प्रमुखों की चर्चा हुई तो वहां एक रिकमेंडेशन आया कि ये गोल बेस्ड फ्रेमवर्क के साथ में एक वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क की स्थापना विश्व में करनी चाहिए, और उसका नेतृत्व भारत ने करना चाहिए।
कि ये विकास की जो समग्र अवधारणा है, ये विकास की अवधारणा मूल्याधिष्ठित फ्रेमवर्क के आधार पर कैसे आगे ले जा सकते हैं, फिर उसको इकोनॉमिक्स में कैसे लाएंगे, इंसेंटिव्स कैसे देंगे, बहुत सुंदर चर्चा उसकी आगे चल करके हुई। तो ये दो मुख्य रिकमेंडेशन, गोल बेस्ड फ्रेमवर्क के ऊपर वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क की चर्चा इस बात की हुई। जब ये जल का विषय आया, जो आज के विषय में विशेष विषय रखता है, दो बातों का जिक्र हुआ जो चेयरमैन साहब ने आज भी अभी जिक्र किया कि एग्रीकल्चर के तरफ देखते समय कुछ संकल्पनाओं को बहुत बारीकी से देखना चाहिए। दो संकल्पनाएं पूरे विश्व में एग्रीकल्चर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। एक है कैश क्रॉप्स, जो टोटली इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, और दूसरा है मार्केट ड्रिवन एग्रीकल्चर। ये दो संकल्पना के कारण एग्रीकल्चर में एरिया स्पेसिफिक क्रॉप, इस बात को पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। हर व्यक्ति कैश क्रॉप की तरफ जाता है, हर व्यक्ति मार्केट ड्रिवन एग्रीकल्चर की तरफ जाना चाहता है, और उसके कारण अपने अपने क्षेत्र की मिट्टी, अपने क्षेत्र के भूमि, जलवायु, अपने क्षेत्र के संसाधन, अपने क्षेत्र के ऑनसेट ऑफ मानसून, विड्रॉवल ऑफ मानसून, ये जो अपने अपने क्षेत्र की धारणा है उसको अनदेखी करते हुए इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के फसलों को बढ़ावा दिया जाता है। इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए, और हम लोगों ने अत्यंत बारीकी से एग्रो इकोलॉजिकल जोन बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न को बढ़ावा देना चाहिए। इस सारी बातों को समेटते हुए शहरों के लोगों को भी एग्रीकल्चर के क्रॉप्स को ध्यान में रखते हुए अपनी खाद्य संस्कृति की ओर मुड़कर देखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार की खाद्य संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को बढ़ावा देती है। तो ये मार्केट ड्रिवन एग्रीकल्चर के कारण जो पूरा खाद्य प्रक्रिया को, खाद्य संस्कृति को बदलने की प्रक्रिया शहरों में हो रही है, उसको भी मुड़कर एक बार देखना पड़ेगा। अंततोगत्वा रिसर्च प्रायोरिटीज में भी इस बात को बहुत बढ़ चढ़ कर रखना पड़ेगा कि हमारी जो प्रायोरिटीज है, उस प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते समय, जैसे कि हम लोगों ने पिछले 70 के दशकों से देखा है कि हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष को खिलाने के लिए राइस व्हीट पैटर्न को प्रमोट किया है, और ये सारा चक्र घूमकर वहीं स्थान पर आ गया है कि अब ये व्हीट राइस पैटर्न नहीं बढ़ेगा, अब हम लोगों को एरिया स्पेसिफिक मिलेट्स को बढ़ावा देना पड़ेगा, ड्रॉट टॉलरेंट जीन को बढ़ावा देना पड़ेगा, हाइब्रिड्स के साथ साथ हम लोगों को डॉट टॉलरेंट वैरायटीज, ट्रेडिशनल वैरायटीज को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो एक बार अगर दृष्टिकोण में बदलाव आ जाता है तो हम लोगों ने एक बहुत बड़ा भटकाव केवल एग्रीकल्चर में ही नहीं, हम लोगों ने व्हाइट रिवॉल्यूशन के समय में, मिल्क रिवॉल्यूशन के समय में क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम को भी देखा है, जो आज पूरा यू टर्न लेकर के इंडिजिनस जीन को प्रिजर्व करने की बात पर आ चुका है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये भारतीय जीवन दृष्टि के आधार पर आगे ले जाने की बातें हैं। हमारी रिसर्च प्रायोरिटीज भी इसी दिशा में आगे बढ़नी चाहिए। अंत में इतना कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक पॉलिसी ब्रीफ पब्लिश किया है। इसके ऊपर इस वर्ष हमने ब्राजील की प्रेसिडेंसी में भी फूड विषय को लेकर पूरे विश्व में इंटरवेंशन किया है। हम लोग पार्टनरशिप्स करना चाहते हैं। हमारे पास केवल डेटा, केवल सूत्र यहां तक सीमित नहीं है। हम लोगों ने भारत के और भारत के बाहर के पर्यावरण सम्मत जीवन शैली जीने वाले जीवित उदाहरणों को भी डॉक्यूमेंट किया है। हम दो प्रकार की बात अगले दशक तक चलाना चाहते हैं। एक है इंटरनलाइजेशन ऑफ लाइफ, भारत में ही पर्यावरण सम्मत जीवन शैली को दृष्टिकोण के आधार पर पुनर्स्थापित करना, पुनः प्रचारित करना, उसके आधार पर सिलेबस और रिसर्च प्रायोरिटीज तय करना। और दूसरा बिंदु है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ, कि विश्व के ऐसे समुदायों के साथ भागीदारी करना जो हमारी जैसी मान्यता रखते हैं, विशेषता ग्लोबल साउथ के लोगों के साथ। हम आप सबों को निवेदन करते हैं, हमारे पास एक बहुत अच्छा डेटाबेस और बहुत अच्छी जानकारी और कुछ सूत्र संकलित हुए हैं, हम आगे चल करके अच्छी भागीदारी कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे इस सत्र में हमारे अगले
पैनलिस्ट डॉक्टर जे.आर. भट्ट हैं। जे.आर. भट्ट साहब पर्यावरण के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है और आपका भी लाइफ मिशन के ड्राफ्ट को तैयार करने में और G20 की रिकमेंडेशंस को तैयार करने में बड़ा योगदान था और आप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से सेवानिवृत्त होकर स्वतंत्र रूप से पर्यावरणीय गतिविधियों को देखते हैं। मेरा आग्रह है डॉक्टर भट्ट से कि वो अपनी बात रखें। गुड आफ्टरनून, सबको मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय सोनी जी, आदरणीय तत्ववाद जी, आदरणीय शेखर मंडे जी, माननीय सुनील जी, डिस्टिंग्विश पैनलिस्ट, डिस्टिंग्विश एंकर and equally distinguished participants. Let me begin by, at the outset, thanking Vibha for this wonderful meeting. And what a beautiful place and what a beautiful meeting. So thank you, Vibha, for bringing us all together on a common platform for thinking, sharing, and also introspecting. I will not venture on the things that my colleagues have already spoken. I have a small presentation, and anybody in the audience who has any pressing question can stop me, can cut me off and ask in between. But let me begin with this beautiful saying from Rigveda, Ano Bhadra Kratavo Yantu Vishwatah. Let noble thoughts come to us from all sides and increase our collective creativity. Next one, please. So before we come to the topic, let us all remember the smallness of earth and smallness of the humans. So earth on which we live, we must remember that there are 100,000 million such galaxies. And what is the position of earth? It is just a small speck. And where do we place ourselves on that speck? We are yet a smaller speck. But then it is important because this is the place where we live. The second important point is that human beings are unique because they are the only species that can inquire into its own origins and also place on earth. Next one, please. Next slide, please. So, by now, all of us appreciate that climate change is going to be with us. It is here. It is a reality. And these are the warning signs. Next one, please. Next slide, please. So, while people say that from the pre-industrial levels, it was earlier 1.07, but today
the latest report of WMO says it is 1.45 degrees more than the pre-industrial level. Next one, please. So, how does 1 degree matter? ये जो 1 डिग्री का प्रश्न है, ये क्या बहुत बड़ा प्रश्न है? क्या हम इस रूम में अपने कैन वी चेंज द एयर कंडीशनर नॉट बाय 1 or 2 degrees or 3 degrees? Then why should we worry about 1.5 degrees and 2 degrees, which are the temperature goal of the Paris Agreement? 1 and 2 degrees, they matter. They matter a life and death for many species in the ecosystem. Half of the turtles which are in the world, they come back to the Orissa coast for childbirth or parturition. And 1 degree determines whether it will be all females or all useless males. Similarly, the birds, it is temperature dependent. And in wheat, we saw last year in the late sown wheat, we had, the ICR had put up that we had about 10 to 15% of yield loss in the late sown wheat. By late sown, I mean which is sown around December end. And next one, please. So in the previous slide, it was about Prakruti Rakshati Rakshita. Nature protects if she is protected. Here in this slide, I want to say that, and this is what our Honorable Minister also brought our attention to yesterday, that whatever we speak, जो भी कुछ हम बोलें राष्ट्रीय स्तर पे या अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल स्तर पे, वो साइंस और एविडेंस बेस होना चाहिए. Now this says that between 1850 to 2019, that is the database of Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. And Dr. Krishnan just said that these greenhouse gases accumulate in the atmosphere and they live there for thousands of years. So between 1850 to 2019, whole of South Asia, Pura South Asia, including India, what was our contribution to greenhouse gas emissions? About 4%. So we are not part of the problem, but we want to be an active participant as a country in finding out solutions to the problem. Next slide, please. जो धरती की क्षमता है कि कितना ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन और कर सकते हैं हम, Earth's capacity of handling the carbon. So I said that Paris Agreement had only 2 goals, 1.5 and 2 degrees. For a 50% probability of reaching 1.5, the carbon budget of the Earth, which is left in the world, is only 500 gigatons. And for 2 degrees, it is 1350 gigatons. That is the remaining carbon budget with the humanity. Next one, please. तो बात आती है कि सभी विश्व में नेट जीरो की बात चली, तो रिसर्चर्स हैव फाउंड आउट कि किसको नेट जीरो कब होना चाहिए. सबने अपने अपनी बातें करी. The one which India said was on the basis of science and evidence and remaining carbon budget. तो हमने 2070 का आंकड़ा रखा कि 2070 में हम नेट जीरो होंगे. लेकिन अगर एनालाइज किया जाए तो यूएसए ने डिक्लेयर किया कि मैं 2025 में होऊंगा, 2050 में होऊंगा, और उसको एक्चुअली होना चाहिए 2025 में.
यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम भी 2050 में नेट जीरो हो जाएंगे, उसको होना चाहिए 2031 में। इस तरीके से आप ये सारा देख सकते हैं। तो नेट जीरो प्रोलॉन्ग करके जो विकसित देश हैं, दे आर एंजॉइंग फ्री राइड। आई रिपीट, फ्री राइड। नेक्स्ट वन प्लीज। तो अगर ये सब ढकोसलेबाजी को रखना है विकसित देशों ने, तो क्या नरेटिव और क्या ऑप्टिक्स, व्हाट सॉर्ट ऑफ नरेटिव एंड ऑप्टिक्स दे रिसॉर्ट टू? तो देयर नरेटिव इज कि 1.5 अभी भी पॉसिबल है, नेट जीरो 50 में हम लोग कर लेंगे। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी जो प्रॉमिस हुई थी वो कभी आई नहीं। विकासशील देशों को प्रॉमिस किया था अर्थ समिट में कि ये फाइनेंस और टेक्नोलॉजी देंगे, इस वजह से आप ज्वाइन कीजिए कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, पर वो कभी आई नहीं उस स्तर की। नेक्स्ट वन प्लीज। इसके बारे में पहले दोनों पैनलिस्ट ने बात करी है, तो इस पे मैं जाऊंगा नहीं ज्यादा, बट सफाइस टू से कि इंडिया के पास वर्ल्ड का सिर्फ 4% फ्रेश वाटर है, ओनली 4%। नेक्स्ट वन प्लीज। जब ये सब वाद विवाद चल रहा है क्लाइमेट चेंज पे, तो विश्व को क्या करना चाहिए और भारत को क्या करना चाहिए? What should India do? What should world do? These are two important questions, as we will see in the other slides. Next one, please. तो लाइफस्टाइल्स फॉर एनवायरनमेंट का प्रश्न आता है। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की, जो मैंने पहले एक रिपोर्ट से बताया कि भारतवर्ष के एमिशंस सिर्फ पूरे साउथ एशिया के इंक्लूडिंग भारत के सिर्फ 4% हैं, और क्लाइमेट चेंज इज बिकॉज ऑफ ओवर कंजम्पशन बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। तो उस समय लाइफस्टाइल्स फॉर एनवायरनमेंट का विषय हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने रखा, पेरिस के समय रखा, तो वो पेरिस के प्रीएम्बुलर पोर्शन में आया। उसके बाद ग्लासगो COP26 में रखा, तो वो ग्लासगो के डिसीजन में आया। नेक्स्ट वन प्लीज। दिस इज अबाउट द बर्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफस्टाइल एंड हाउ वी इंडियंस हैव टू सस्टेन इट in terms of science, in terms of literature on this subject. Next one, please. So, हम अपनी परंपराओं पे जाएंगे, जैसा डांगे साहब ने कहा, लो कार्बन लाइफस्टाइल्स की बात करी हमने, और ये सिर्फ इतना ही सफिशिएंट नहीं है कि we will go in for either traditional or modern, but we are a country where we are harmonizing the traditions with modernity. Next one, please. All of you know this. Now, let me come back to two or three points which my panelists said. Dr. Krishnan gave one recommendation about water, monsoon, and also about the air pollution. I would like to give one recommendation with respect to glaciers. In the Himalayan region, there are 34,919 glaciers, of which 2018 have been monitored, of which 87% are status quo, 12% are on decline,
and 1% is also on ascendance because of glacial interglacial cycle. But like we have for cyclones, we don't have early warning system for globs. That is the need of the hour. Dr. Krishnan said that decarbonization is very difficult. I fully agree with him. And let me in a lighter vein say that this country or other developing countries have not even carbonized. So where is the question of decarbonization? It is like telling a ill-fed person who is not fed properly to go on a diet. So any talk about abruptly closing the coal is not in place. We should never agree. Like the Western Europe, Northern America, China, and other countries in the Middle East, they have gas, they have oil, we have coal. And the treaty does not single out any greenhouse gas or any source of greenhouse gas. Treaty is about all greenhouse gases and their sources. So nobody in the world should teach us what we should do with our coal, which is an endogenous resource and will be our mainstay in the times to come. My two last points. One is on the aerosols. A mention was made about aerosols. Aerosols in the atmosphere, especially the black aerosols, they have a residence time of 7 days, though their warming potential may be more. So here also there is a caution. Whenever we talk about aerosols, we should base it with science and evidence. The other point which came up was about nature-based solutions. So we are a country where we have reverence and respect for nature. But in the West, trees and forests are viewed as large dustbins for CO2. We don't view like that. For us, we respect trees, we respect nature. So there is a difference in thinking, and we should go by our own thinking about nature-based solutions. The last point that I have to say is, no single country can solve the climate change problem because it is a global collective action problem. And mind you, it is not a 50-meter, 100-meter or 500-meter race. It is a marathon and much more, where all countries will need to contribute. And in this connection, everybody, all countries will have to rise, and all individuals in the nation will have to rise to address this huge problem of climate change, because even if you correct all other problems, this is the epitome, most crucial of all problems. And hence, let me end by reciting what Vivekananda said in the Katha Upanishad. Quoting the Katha Upanishad, the story between Nachiketa and Yam, Vivekananda ji said, Uttishtata jagrata prapya vara nibodhata shurasya dhara nishita durgam pathastat kahayo vadanti. Arise, awake, and stop not till you have reached your goal. I leave you with a thought. Can weather be weaponized? Can an enemy weaponize the weather against you?
Thank you very much and Jai Hind. Before I call chairperson for his concluding remarks, we have time, so हम कुछ प्रश्नों को हम चाहेंगे ऑडियंस के साथ हमारे पैनलिस्ट का इंटरेक्शन हो, एंड आई विल रिक्वेस्ट अगर हमारे ऑडियंस से उनके अंदर कोई इस विषय को लेकर उनकी कोई प्रश्न है तो हमारे पैनलिस्ट उसका समाधान करेंगे. तो आई विल रिक्वेस्ट अ फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस फॉर आवर पैनलिस्ट. जी, आप वो माइक देंगे, माइक दीजिए इधर सामने. एक मिनट. हेलो हेलो Hello. जी, आप अपना इंट्रोडक्शन भी बोलिए. Hello, I am Dr. Khandekar, former scientist, National Institute of Immunology, then former chair professor biotechnology in Pune University, member of Vijnan Bharati, Pune. I just want to bring to your attention one of the things, that is the United Nations have identified 17 sustainable development goals, out of which 7 to 8 can be dealt by biotechnology. There is enough internet data, so we should look at that. The second thing is GM को आप पास लेके बोलिए, स्पष्ट नहीं है आपका क्वेश्चन, थोड़ा पास लेके बोलिए. So these sustainable developmental goals, which UN has identified, where all the 184 countries have agreed, at least 7 to 8 of those, like food for all, education for all, and equality and all, many of these can be dealt by biotechnology. So there is enough data on that, and we should look at the biotechnology, bioeconomy very carefully. Second thing, as regard the food for all is concerned, we should again look at the GM crops, because right now only GM cotton is there accepted in India. But if you look at other countries, most of them are looking at GM food. That will help a lot in bringing a thing. The third thing I want to point out, there is a problem in our country, and that is a social inequality. There are a lot of problems about in society. Those who create the garbage, they continue creating. And the example I would like to give, me also as a social worker, I go to one ghat in Aun for cleaning. Every day, once a week, we go and clean the ghat. And the next week we go, it is the same. So there is a lot of awareness has to be created in society. Thank you. Please, I request whosoever wanted to ask anything, please come forward, because it is difficult to listen you. Please come forward. आप आगे आ जाएं और यहाँ पर खड़े हो जाएं, उसके बाद आपको बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. प्लीज यहाँ थोड़ा सा आगे आ जाएं. Yes, Dr. Bhatt. Whatever I understood from the person who asked question, and my anchor wants me to reply, so I will make an attempt. It was on the SDGs, Sustainable Development Goals. So we should never forget one thing about the SDGs. Earlier what it was MDGs, Millennium Development Goal. How many Millennium Development Goals were there? They were 8. वो टाइम जाते जाते वो फेल हो गए. उसके बाद SDG आए. कितने थे? 17. उसके बीच में आईची टारगेट आए जो 20 थे. So this is largely a Western narrative. We should address
our own problems, as well as we should actively participate in this, given our capacities, our respective capacities, our national circumstances, and our wherewithal. The other point raised one was on the GM crops. Am I right? On GM crops, I see the person nodding, yes. On GM crops, we are treading in a knowledgeable way. We have done for cotton, this country has done for brinjal. But we are treading on a knowledgeable pathway which is science and evidence based. Thank you. हेलो नमस्कार सभी को। मेरा नाम महेश गौड़ है। मैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट के पद पर काम कर रहा हूँ लद्दाख में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक सेंटर है, रीजनल सेंटर लद्दाख में। सर, मेरा प्रश्न ट्रांस हिमालयन जोन के बारे में है, क्योंकि मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। सर, पिछले कई सालों में वहाँ पर व्हीकल्स ज़्यादा बढ़ गए हैं और इसके कारण वहाँ पर ग्लेशियर का जो मेल्टिंग होना बहुत ज़्यादा हो गया है। और अभी इस साल तो आप पिछले साल भी देखा खारदुंगला एरिया जहाँ पर कि और बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। लास्ट ईयर तो वहाँ पर खारदुंगला में ग्लेशियर ही नहीं जमा था, बर्फ़ ही नहीं जमी थी, बहुत देरी से बर्फ़ आई थी और वहाँ से टूरिस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। तो कोई ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसको कि वो इनको रेस्ट्रिक्ट करे या थोड़ा रैशनलाइज करे कि व्हीकल की संख्या भी रहे और साथ में उनको टूरिस्ट को भी थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करें। नहीं तो हम जो इस एरिया के जो ग्लेशियर है उनको हो सकता है कुछ सालों में पूरा खो देंगे। थैंक यू। Very rightly asked, and my anchor tells me to reply. So, रोहतांग पास पे मनाली के बाद वहाँ पे व्हीकल की संख्या रेगुलेटेड नहीं थी, तो एनजीटी ने ऑर्डर किया कि 800 आपकी पेट्रोल की गाड़ी जा सकेगी, 400 जा सकेंगे डीजल की एक दिन में। उससे जो उस एरिया में जो आइस था वो पहले बिकॉज ऑफ व्हीकल पोल्यूशन it started becoming white ice started becoming blackish in color. So your concern is well taken. पर ये कहना कि vehicular emission की वजह से ग्लेशियर पिघल रहा है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। I don't think you also meant that कि व्हीकल का टोटल एमिशन, मैंने बताया ना कि हमारा इंडिया का एमिशन 4% से भी कम है अगर 100 का आंकड़ा रखें वर्ल्ड का, और उसमें व्हीकल का एमिशन कितना है? 9%, 9%, 8.5 है ना लेटेस्ट। आई वॉज द कीपर ऑफ इन्वेंट्री फॉर द कंट्री, सो आई नो द ग्रीन हाउस गैसेस एंड देयर वॉल्यूम्स दैट वी प्रोड्यूस ऑन ए एनुअल बेसिस एंड क्यूमुलेटिव बेसिस। थैंक यू। Sir, I appreciate your presentation. Very nicely you put up all this in a very nutshell. My question is, when you talk about the 1 degree temperature, about the global warming, so only 1 degree temperature goes up in a Pacific Ocean. So we have seen the El Nino and La Nino effect throughout the world. Number 2, my question is, we are on net zero, but again, there is the sustainable development and industrial development. Both are the environment and industry, both are hand in hand. Okay. So we are giving 26 projects of thermal power plant clearance by your EAC committee, and 28,000 square kilometer deforestation for coal mining. So I wrote my one book. This is called Industrial Environment and Sustainable Development. This book is not copyright. I wrote one thing. This book is not copyright. Anyone can reproduce this book or print this book. The knowledge is free and it is common property of mankind.
Thank you. We have many distinguished scientists in the audience, so wherever I fail, I will pass on to my colleagues in the audience. But let me attempt. It is a very important question that has been asked. What is the model of development so far before the world? हमारे सामने डेवलपमेंट का मॉडल क्या रखा वेस्टर्न सोसाइटीज ने? स्पॉइल योर रिवर्स, कट योर जंगल्स, डू कॉलोनाइजेशन, थ्रू colonialism, build wealth, and now everything is ready on a platter for them. The developed countries are now teaching us about environment, about human rights, about many things. What is the model that we have given to the world? That environment and development are two sides of the same coin. That our jungles have to increase, our tree cover has to increase. At the same time, while I don't believe in GDP numbers, but GDP has to increase. The well-being of human beings in this country has to increase. And what is the track record since 2014? If you see, because you can see from the top, from remote sensing, the forest and tree cover has increased by 20,000 square kilometer. Mangroves have increased. When the world is losing mangroves, mangroves have increased in the country. And the growth is also happening. All this despite pandemic. So I think the model that we have, where our green assets have to increase and our development has also to go ahead unhindered, that is our model, and that is what we give to the world. Please be specific. Be specific, because we have a very short time and only 5 minutes we are having. So please complete as precise as you can. हेलो, हाँ सर जी, आपके पीपीटी से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। मेरा नाम है अनिल संवत्सर, देवगिरी प्रांत से आया हूँ। एक मल्टीनेशनल में जनरल मैनेजर था और मैंने पाया है कि शाम में सूर्यास्त के बाद में जो कारोबार चल रहा है, दुकानें चलती हैं, बहुत लाइट्स रहते हैं, सड़कों पर यातायात बहुत बढ़ जाता है, प्रदूषण होता है। ये कम करने इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो प्लांट्स रहते हैं, इलेक्ट्रिक उसकी पीक आवर बढ़ते जाते हैं एकदम, और उससे ओवरहेड्स बढ़ते जाते हैं। इस करने के लिए हम सूर्यास्त के बाद में जितने जल्दी चलन वलन कम कर दे तो वह कैसा कर सकते हैं, उससे काफ़ी असर होता है मुझे लगता है। तो ये तो एक सुझाव है, मैं सोचता हूँ इसमें इंटरैक्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी और अच्छा सुझाव है आपका। तो लेट अस हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं डॉक्टर सुशील उपाध्याय, एक्स प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सिया कमेटी मध्य प्रदेश। मेरा प्रश्न यह था कि विगत 30 वर्षों से जो हमारा फॉरेस्ट है वो बिगड़े जंगल में कन्वर्ट हो रहा है, बदलता जा रहा है, और उसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि जो 70% NTFP है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, वो जो कैंप वर्कशॉप से हमने देखा कि 70% NTFP कम हो गए हैं। तो मेरा यह प्रश्न था कि जो क्लाइमेट चेंज से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है और लाइवलीहुड पर भी फर्क पड़ रहा है, तो ऐसा कौन सा हम फॉरेस्ट लैंड इसके रेस्टोरेशंस करें कि हम उनके लाइवलीहुड को जो उस एरिया में रहते हैं उसको हम सस्टेनेबल कर सकें। तो इसमें आई डोंट very quickly 20% of all our emissions are neutralized by our forests. This is a scientific fact. आपने NTFP की बात करी, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जिसको हम पहले MFP कहते थे, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो वो इतना ज़्यादा उसका मूल्य था कि उसको हम अब NTFP की तरह बोलते हैं। फॉरेस्ट हमारे बढ़ रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। 2.4%
लैंड एरिया है वर्ल्ड का हमारे पास 2.4% लैंड एरिया, और उसमें हमारे पास 24% से ज़्यादा फॉरेस्ट है। तो जिसमें 40,000 के आसपास वाइल्ड एलिफेंट्स हैं, 80% वर्ल्ड के राइनोसिरस हमारे पास हैं वन हॉर्न, और 75% वर्ल्ड के टाइगर हैं। वी ऑल लिव टुगेदर एंड दैट इज द फिलॉसफी ऑफ एम्पैथी फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स। लास्ट क्वेश्चन सुमित मिश्रा, प्लीज आप आपका जो भी क्वेश्चन है आप लिख के दे दीजिए, वी विल एड्रेस आफ्टरवर्ड्स। डॉक्टर सुमित कुमार मिश्रा, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली, विज्ञान भारती परिवार से हैं। मेरा क्वेश्चन है नैरेटिव बेस्ड साइंस पे। कई बार जैसे चितादन से इतना कार्बन निकलता है या और भी कोई पॉइंट सोर्सेज से कितना निकलता है, इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ग्लोबल युद्ध हो रहे हैं, बट वो कभी भी इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC रिपोर्ट में अकाउंट नहीं होता। उस दृष्टि से आपका क्या व्यू है? लास्ट क्वेश्चन। सुमित जी हैज बीन पार्टिसिपेट। प्लीज आप नोट करके दे दीजिए, अभी इसके बाद हमारे पास समय नहीं है। इसके बाद आप लिख के दे दीजिए, लास्ट में आपको एड्रेस करेंगे, आप लिख के दे दीजिए। थैंक यू सुमित। एंड सुमित, you know the answer also. I know you, so now I request our chairperson to kindly conclude. My request with the chairperson to please conclude. First of all, I want to thank all the panelists for their excellent presentations and their message, and also all the participants and delegates. So I will quickly summarize the main points that came out of the three talks. So in my talk, I emphasized that for the monsoon, for keeping the monsoon which has weakened in the last 50 years to some extent, very slightly, it is not a big decrease. And also there is a lot of year-to-year variation in the rainfall. If we can reduce the air pollution from our region, that is going to help. Of course, global warming is there to stay for many decades, and the decarbonization can happen in a slow mode. It is a slow process, it's a long process, but in the short term, it will be feasible to reduce the air pollution, which will be beneficial for the monsoons. And with regard to the extreme rainfall and the heavy rainfall events, which are increasing, we have to improve our early warning system and improve our numerical models, and also use new technologies like AI/ML, and we need more data for that to train the AI/ML tools and improve the predictions at a local scale. So, and for tropical cyclones, we have also already seen big improvements in the numerical weather prediction. So we should focus on the extreme rainfall, localized events, how to improve their prediction and adaptation measures. And Dr. Dange sir, he has spoken very nicely about lifestyle. He talked about Jeevan Drishti and Divan Shaili, very nicely he has covered. And he also emphasized on the diversity. We should respect the diversity of the different practices, lifestyle practices. And resources should not be commodity driven. Resources are very important, and we have to respect the resources, and it should not be just a commodity driven. And value based agriculture, he told our agricultural practices have to be value based rather than just market based economy, market based agriculture. And also food habits should have the Indian food culture inbuilt into it. And he also recommended the area specific millets with different nutrients. We should go for that practice. And environmental friendly lifestyle. Thank you, sir. I think these are the important messages. And Professor Bhatt Saab, J.R. Bhatt Saab, has given a nice overview of the IPCC assessments of climate change, what will happen even with a 1 degree warming, how it can matter. It can affect, for example, he talked about the turtles in the Orissa coast,
about the wheat production, how it has impacted, about the birds. And he also talked about who is responsible for this carbon budget. All the developed countries like US and China and these countries they are the major contributors for the GHG emissions. And India, with this huge population which has to support such a huge population, the contribution to the global emission, cumulative emission is very small, 4.5%. And he also talked about the policies, the right policies, and the infrastructure and the technology which are important to enable changes in the lifestyle and lifestyle practices and behavior for sustainable world and for reducing greenhouse gas emissions in the future. And he also talked about climate-friendly lifestyles, and he was mainly emphasized that Earth is one family, Vasudhaiva Kutumbakam, and our effort should be global. You need a global collective action if you want to really address the problem of climate change. Thank you, sir. And also I want to take this opportunity to thank Shukla ji for nicely conducting this meeting. Thank you all once again. On behalf of Vigyan Bharati and my own behalf, I extend my thanks to panelists, Dr. Krishnan, Dr. Gajanan ji, and also Dr. Bhatt. So, इस सत्र का यही समापन होता है। बहुत धन्यवाद।